हेलो एवरीवन। आज के देखिए इस वीडियो में ज्योग्राफी का अगला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि है पॉपुलेशन, जनसंख्या। ये जो टॉपिक है ना, ये एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन वो पूछता ही पूछता है, तो अच्छे से हमको इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। मैं आपको पैटर्न भी बताऊंगा कि एग्जाम में आजकल इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे कंपैरिजन करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सेंसस 2011 के डेटा को बेस मानकर इस वीडियो को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो लास्ट जनगणना जो हुई है वो है 2011 की, तो उसी को बेस लेके चलेंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्ट भी करेगी, क्योंकि 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है वो दो यूनियन टेरिटरी के रूप में देखिए बनाए गए हैं, और लद्दाख जो है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। तो उस नज़रिए से अगर हम डेटा को देखेंगे तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हम कंसिडर करके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या, पॉपुलेशन क्या होता है। तो स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में सिमिलर स्पीशीज का ग्रुप ही क्या होता है, पॉपुलेशन कहलाता है। जो जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन होती है, वो दो शब्दों से मिलकर बनी है। देखिए, जन और संख्या। जन का मतलब क्या होता है, पर्सन या फिर अदर स्पीशीज से मतलब होता है इसका, और संख्या का मतलब क्या होता है, किसी एरिया में पर्सन और स्पीशीज की कैलकुलेशन करना। अब इंडिया की पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आती है 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना। अगर करंटली अगर बात करें तो हम चाइना को जो है वो लगभग क्रॉस कर ही चुके हैं, बट अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से बात करें तो भारत की जो पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो 140 करोड़ से ज़्यादा भारत की आबादी है। बट एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2011 की जनगणना मतलब सेंसस जो है उसको बेस मानकर ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पॉपुलेशन 121 करोड़ है, जो कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन का लगभग 17.5% है, 17.5%। भारत की ये पॉपुलेशन इंडिया के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। देखिए, हम आगे सेंसस को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनगणना, सेंसस। किसी कंट्री में फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में पॉपुलेशन की ऑफिशियल कैलकुलेशन ही क्या कहलाती है, सेंसस कहलाती है। वर्ल्ड में सबसे पहले सेंसस जो है वो स्वीडन 1794 में हुई थी। कहां पर हुई थी? स्वीडन में हुई थी 1794 में। इंडिया में सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के टेन्योर में सेंसस की गई थी, मतलब जनगणना की गई थी। लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पहली बार ऑफिशियल तौर पर सेंसस मतलब जनगणना की गई थी, और उसी टाइम से हर 10 वर्ष में एक बार सेंसस मतलब जनगणना हो रही है। 1949 के बाद से ये सेंसस जो है इंडियन गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर के अंडर भारत के रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर के द्वारा कराई जाती हैं। किसके द्वारा कराई जाती हैं? रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर के द्वारा। 1951 के बाद से जितनी भी सेंसस जनगणना कराई गई हैं सभी सेंसस एक्ट 1948 के तहत ही कराई गई हैं। देखिए, जो लॉर्ड रिपन है उन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, तो यह चीज ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। आजादी के बाद पहली जनगणना फर्स्ट सेंसस 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। जो फर्स्ट सेंसस जनगणना है उसके फर्स्ट सेंसस कमिश्नर कौन थे? WC प्लॉडन थे। कौन थे? WC प्लॉडन। जो कंट्री की जनगणना है उसे भारतीय संविधान की शेड्यूल 7 जो है अनुसूची 7 उसकी लिस्ट 1 में रखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 के तहत जनगणना को यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट बना दिया गया है, और उसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा हर 10 वर्ष में एक बार जनगणना जो है सेंसस वो कराई जाती हैं। तो ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा, किस अनुसूची से रिलेट करती है, किस शेड्यूल से रिलेट करती है और किस आर्टिकल से संबंधित है, ठीक है। अब हम जनगणना 2011 मतलब सेंसस 2011 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को, डेटा को डिस्कस करने वाले हैं, जिनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना है, 15th सेंसस है ये, और ये फ्रीडम के बाद 7वीं जनगणना है। कौन सी है? 7वीं जनगणना है 2011 की। 2011 की जो जनगणना है उसके जनगणना आयुक्त जो है वो कौन थे? सी चंद्रमौली थे। कौन थे? सी चंद्रमौली। 2011 के सेंसस का स्लोगन क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ओके, अब देखिए आगे दो चीजें हैं जिसको डिस्कस करते हैं हम, डेकेडल ग्रोथ रेट और एनुअल ग्रोथ रेट। तो डिकेडल ग्रोथ रेट मतलब दशकीय वृद्धि दर। किसी भी देश या फिर क्षेत्र की जनसंख्या में 10 साल की अवधि के दौरान, चूंकि जनगणना 10 सालों में होती है, तो 10 साल की अवधि के दौरान होने वाली जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, उसको ये परसेंटेज के रूप में रिप्रेजेंट करती है। एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें, वार्षिक वृद्धि दर की, तो इसका मतलब होता है कि एक वर्ष में किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या कितने प्रतिशत से बढ़ी है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम डेकेडल ग्रोथ रेट की बात करें तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार
17.70% हैं। इसका मतलब ये है कि 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कुल 17.70% की वृद्धि हुई है। 17.70% पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है 2001 के कंपैरिजन में। एनुअल ग्रोथ के रेट की बात करें हम तो इसका मतलब ये है कि हर साल भारत की जनसंख्या में औसतन 1.64% की वृद्धि हो रही है। ये 2001 के कंपैरिजन में 2011 के आंकड़े को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत की जो एनुअल ग्रोथ रेट बताई गई है 2011 की जनगणना में वो कितनी बताई गई है? 1.64%। आगे देखिए, सेंसस 2011 के अनुसार बात करें तो एरिया में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी जो है वो कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार है। अगर करंटली देखा जाए तो सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? लद्दाख है। बट चूंकि हम 2011 के आंकड़ों को डिस्कस कर रहे हैं और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनगणना 2011 को बेस मानकर ही पूछा जाता है ना। अगर वहां पर स्पेसिफिक दिया हो जनगणना 2011 के अनुसार तो ही आप वहां पर अंडमान निकोबार टिक करिएगा। अदरवाइज लद्दाख जो है वो सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है एरिया वाइज। एरिया में सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? लक्षद्वीप है। एरिया में सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है भारत का? वो है राजस्थान। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उत्तर प्रदेश टिक कर देते हैं, बट नहीं, एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है? राजस्थान है। एरिया में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। भारत में अगर मेल पॉपुलेशन डिस्कस करें हम 2011 की जनगणना के अनुसार तो कुल पॉपुलेशन का 51.47% जो है वो भारत में पुरुष जनसंख्या है, मतलब मेल जनसंख्या है। और ये तकरीबन होती है फ्रेंड्स लगभग 62 करोड़ के आसपास, 62 करोड़ 32,70,258। वहीं अगर हम महिलाओं में बात करें तो 48.53% भारत में महिलाओं की जनसंख्या है, जो कि लगभग है 58 करोड़ 75 लाख के आसपास। ठीक है, अब अलग अलग देखिए हम इंपॉर्टेंट फैक्टर को डिस्कस करेंगे। जैसे कि भारत में लिंगानुपात की बात करें, सेक्स रेशियो की, तो सेक्स रेशियो क्या होता है? किसी भी एरिया में प्रति 1000 जो मेल होते हैं उन पर फीमेल की संख्या को ये दर्शाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोशल इंडिकेटर है जो ये बताता है कि समाज में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है। 2001 और 2011 में दोनों आंकड़े आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि अभी एग्जामिनर क्या कर रहा है ना, कंपैरिजन से क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि 2011 के आंकड़े तो बहुत सारे लोगों को पता होते हैं, बट 2001 के कंपैरिजन करके वो पूछ लेता है, तो वहां पर हमसे क्वेश्चन जो है वो गलत हो जा रहा है। इसीलिए ध्यान रखना है इस चीज को, जो मैं आपको बताता चल रहा हूं बस उतना आप दिमाग में रखते चलिए। 2001 में प्रति 1000 अगर हम पुरुषों पे बात करें महिलाओं की संख्या की तो वो कितनी थी? 933 थी, 933। ठीक है, तो यानी लिंगानुपात क्या हो गया यहाँ पर? सेक्स रेशियो क्या हो गया? 933 अपॉन में 1000। ये 2001 का बताया मैंने आपको। 2011 में क्या रहा? प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं यहां पर दर्ज की गई, 943। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2001 से 2011 के बीच में भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बढ़ी है। तो सेक्स रेशियो में हमको यहां पर सुधार देखने को मिला। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है। अगला हम लेते हैं भारत की जनसंख्या, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है पहले समझो। किसी एरिया में प्रति वर्ग किलोमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर ले लो और उसका स्क्वायर बना लो, ठीक है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया, उसमें निवास करने वाले लोगों की संख्या, यही क्या हो गई? पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई। ये जो इंडिकेटर है ये बताता है कि एक फिक्स क्षेत्र में, फिक्स एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो 2001 में अगर हम बात करें तो भारत की जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी था 324 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना था? 324 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर का जो बॉक्स है उसके अंदर 324 व्यक्ति जो है वो निवास करते थे 2001 में। 2011 की जनगणना में क्या हुआ? इन व्यक्तियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 382 हो गई। तो पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 में कितनी हो गई? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्लियर? तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है सिंपल सा कि 2001 से 2011 के बीच में भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बढ़ी है। ऑब्वियस सी बात है, भारत के अंदर जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है कंटिन्यूसली, तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ेगी ही सही। इसके बाद हम बात करते हैं भारत का शिशु लिंगानुपात, इसको बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? किसी एरिया में 0 से 6 वर्ष की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुष बच्चों पर कितनी महिला बच्चे हैं, मतलब फीमेल चाइल्ड हैं। तो 2001 में भारत का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो था 927 प्रति 1000, मतलब 1000 पुरुष बच्चों पर 927 महिला बच्चे, ठीक है, फीमेल चाइल्ड। 2011 में क्या हो गया? ये घट गया,
919 हो गया प्रति 1000। तो यानी 1000 पुरुष बच्चों पर 919 महिला बच्चे यहाँ पर दर्ज किए गए। इससे स्पष्ट हो रहा है कि 2001 से 2011 के बीच यहाँ पर जो चाइल्ड सेक्स रेशियो में गिरावट जो है वो देखने को मिली है, जो कि सामाजिक चिंता का एक विषय है। यहीं पर ही देखिए, इसी से रिलेटेड अगर हम स्टेट में चलते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर हम स्टेट की बात करें जहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशियो हमको देखने को मिलता है तो वो है, ये 0 से 6 वर्ष की बात कर रहे हैं हम, है ना, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की। तो सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। कितना है वहाँ पर? 972, मतलब प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है वहाँ पर? 972 है। वहीं अगर हम बात करें फ्रेंड्स, भारत में ऐसा राज्य जहाँ पर सबसे कम हमको चाइल्ड सेक्स रेशियो देखने को मिलता है तो वो है हरियाणा। वहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 1000 लड़कों पर जो लड़कियों की संख्या है वो है 834। कितनी? 834। तो स्टेट में भी आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो वाला स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो वाला जो स्टेट है वो कौन सा है? हरियाणा है। तो ये दोनों चीज़ें आप क्लियर रखिएगा। और ये भी क्लियर रखना है कि 2011 में जो भारत में चाइल्ड सेक्स रेशियो दर्ज किया गया वो 2001 की कंपैरिजन में यहाँ पर हमको गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और हम देखिए पैरामीटर्स लेते हैं। नेक्स्ट है भारत की दशकीय वृद्धि दर, डेकेडल ग्रोथ रेट। डेकेडल ग्रोथ रेट किसी भी एरिया में 10 वर्षों के दौरान जो पॉपुलेशन में वृद्धि की दर को ही ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो 1991 से लेकर 2001 के बीच में जो भारत की दशकीय वृद्धि दर थी, डेकेडल ग्रोथ रेट, वो थी 21.54। 2001 से 2011 की बात करें, क्योंकि 10 वर्षों का यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो भारत की जो डेकेडल ग्रोथ रेट रही है वो रही है 17.64%। तो यहाँ पर हमको कमी देखने को मिली है। तो 1991 से लेकर 2001 की तुलना में 2001 से लेकर 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में कमी जो है वो दर्ज की गई है। तो डेकेडल ग्रोथ रेट जो है वो घटी है। इसके बाद अगला पैरामीटर आता है हमारा लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। मतलब 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में पढ़ने और लिखने की क्षमता का ये प्रतिशत होता है। तो 2001 में भारत की लिटरेसी रेट जो थी वो कितनी थी? 64.83%। इसमें मेल की बात करें हम, पुरुषों में, तो ये दर थी, साक्षरता दर 75.85%। और महिलाओं में साक्षरता दर थी, लिटरेसी रेट था 53.67%, 53.67%। अब हम बात करते हैं 2011 की। तो भारत की जो लिटरेसी रेट रही है बढ़कर कितनी हो गई है? 74.04% हो गई है। यहाँ पर जो मेल लिटरेसी रेट रही है वो रही है 82.14। यहाँ पर भी हमको वृद्धि देखने को मिली है। वहीं महिलाओं की साक्षरता दर भी बढ़ी है, 65.46% हो गई है। तो इससे पता चलता है कि 2001 से 2011 के बीच भारत की लिटरेसी रेट जो है उसमें सुधार देखने को मिला है, खासकर महिलाओं में भी। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला पैरामीटर है हमारा भारत में नगरीय प्रतिशत, मतलब अर्बनाइजेशन रेट। तो ये क्या होता है? किसी देश या फिर एरिया में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग जो है वो शहरों में रहते हैं, यही बताता है हमको ये वाला जो इंडिकेटर है। 2001 में भारत में जो हमको अर्बनाइजेशन रेट देखने को मिलती थी वो 27.8% थी। मतलब भारत की जनसंख्या का 27% लगभग लोग जो है वो शहरों में निवास करते हैं। 2011 में देखिए ये बढ़ गई है, कितनी हो गई है? 31.16%। तो 2001 से 2011 के बीच भारत में अर्बनाइजेशन जो है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। इसके आगे देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कंसिडर करते हुए हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट की और लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट की। तो पिछले 10 वर्षों में किस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी बढ़ी है ये हम पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों को कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले नंबर पर है दादर एंड नगर हवेली, 55.50% यहाँ पर वृद्धि जो है वहाँ पर दर्ज की गई है, जनसंख्या में इतनी वृद्धि हुई है वहाँ पर। सेकेंड, दमन और दीव की, जहाँ पर 53.54% वृद्धि देखने को मिली। पुदुचेरी की बात करें तो 27.72%, मेघालय की बात करें तो 27.82%, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 25.92%। ये हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स पिछले 10 वर्षों की, है ना, क्योंकि हमारा इंडिकेटर ही क्या है? हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट। स्टेट एंड यूटी दोनों को मिलाकर हम बात कर रहे हैं। तो पहले नंबर पर दादर एंड नगर हवेली। अब हम बात करते हैं सबसे कम दशकीय वृद्धि दर की, मतलब लोवेस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट की। तो वे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जहां पर 10 वर्षों में जनसंख्या जो है वो कितनी घटी है। तो नागालैंड की बात करें तो यहाँ पर 0.47% दर्ज की गई,
मतलब देश का एकमात्र, ध्यान रखिएगा, राज्य है नागालैंड, जहां पर जनसंख्या पॉपुलेशन में कमी आई है 2011 की जनगणना के अनुसार। केरल में 4.85% दर्ज की गई, लक्षद्वीप में 6.23%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6.58% एंड गोवा में लगभग 8%। तो ये पिछले 10 वर्षों में फ्रेंड्स किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जनसंख्या जो है वो कितनी बड़ी है और किस स्टेट या यूटी में हमने जनसंख्या को घटते हुए देखा। तो एकमात्र नागालैंड आया जहां पर पॉपुलेशन जो है उसमें कमी आई है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंडिकेटर्स लेते हैं हम। स्टेट एंड यूटी वाइज हम सेक्स रेशियो को डिस्कस करें तो यहाँ पर राज्यों में या फिर यूनियन टेरिटरी में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है ये हम पहले देखते हैं। तो केरल में सबसे ज़्यादा है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 1084 है, 084, 2011 की जनगणना के आंकड़े हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड नंबर पर पुदुचेरी का नंबर आता है जहां पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 1037, 1037। तमिलनाडु की बात करें तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 996। आंध्र प्रदेश की बात करें चौथे नंबर पर आता है जहां पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 993 एंड छत्तीसगढ़ आता है 5वें नंबर पर जहां पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 991। तो ये सेक्स रेशियो को लेकर हमने डिस्कस किया स्टेट एंड यूटी वाइज। तो केरल पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पुदुचेरी, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। अब हम बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात मतलब लोवेस्ट सेक्स रेशियो की। तो ऐसे स्टेट और यूटी डिस्कस करते हैं जहां पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है। तो दमन एंड दीव का नंबर आता है सबसे पहले, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 618 ही है मात्र। दादर एंड नगर हवेली की बात करें तो वहां पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 774 है। तीसरे नंबर पर चंडीगढ़ का नंबर आता है, चौथे नंबर पर हरियाणा और 5वें नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सीक्वेंस भी आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो होता है ये क्या बताता है, महिलाओं की स्थिति बेहतर हो रही है, जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो कम हो रही है। वहीं लोवेस्ट सेक्स रेशियो जो है ये बताता है जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले इंडिकेटर्स की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट है स्टेट एंड यूटी में सबसे ज्यादा साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट कहां पर कितनी प्रतिशत है। तो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स हम, तो केरल पहले नंबर पर है, 94% वहां पर लिटरेसी रेट है। दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप आता है जहां पर 91.85% है। तीसरे नंबर पर मिजोरम आता है जहां पर 91.33%। चौथे नंबर पर गोवा और 5वें नंबर पर त्रिपुरा आता है। भारत का अगर सबसे ज्यादा साक्षर जिला बात करें, डिस्ट्रिक्ट की बात करें हम, तो वो मिजोरम का है सरचिप। ये चीज ध्यान रखिएगा आप। न्यूनतम साक्षरता के अनुसार हम राज्यों और यूनियन टेरिटरी को डिस्कस करें जहां पर लोवेस्ट लिटरेसी रेट हमको देखने को मिलती है। तो पहले नंबर पर है बिहार जहां पर 61.80% है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश जहां पर 65.38%। तीसरे नंबर पर राजस्थान 66.11%। चौथे नंबर पर झारखंड और 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश। भारत का अगर सबसे न्यूनतम साक्षर जिला बात करें तो कौन सा है, अलीराजपुर है मध्य प्रदेश का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर क्या समझ में आया, साक्षरता वाले राज्य जैसे कि केरल, लक्षद्वीप, ये शिक्षा में बहुत उन्नत माने जाते हैं जहां पर शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य जैसे कि बिहार, अरुणाचल प्रदेश, जहां पर शिक्षा की पहुंच अभी भी सीमित है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट के अंदर ही हम स्पेसिफिक कर लेते हैं मेल एंड फीमेल को। तो कहां पर मेल की लिटरेसी रेट ज़्यादा है, कहां पर मेल के लिटरेसी रेट कम है, वैसे ही फीमेल में लिटरेसी रेट कहां पर ज़्यादा है, साक्षरता दर जो है वो कहां पर ज़्यादा है और लिटरेसी रेट कहां पर कम है। तो सबसे पहले हम मेल की बात करते हैं, पुरुषों की बात करते हैं। तो मेल लिटरेसी रेट अगर हम स्टेट एंड यूटीज को देखें तो केरल में सबसे ज़्यादा है 96.11%। दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप आता है, तीसरे नंबर पर मिजोरम, चौथे नंबर पर गोवा और 5वें नंबर पर त्रिपुरा आता है। वहीं हम न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर की बात करें, मेल लिटरेसी रेट स्टेट एंड यूटीज में सबसे कम बिहार में हमको देखने को मिलती है 71.20%। अरुणाचल प्रदेश में 72.55%। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पर मेघालय और 5वें नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर एंड झारखंड। ठीक है, तो ये है मेल लिटरेसी रेट हमने डिस्कस करी न्यूनतम। अब हम बात करते हैं फीमेल की। तो सबसे ज़्यादा फीमेल लिटरेसी रेट वाले स्टेट एंड यूटीज हैं। केरल में सबसे ज़्यादा 92.1%। दूसरे नंबर पर मिजोरम आता है, तीसरे नंबर पर लक्षद्वीप, चौथे नंबर पर गोवा और 5वें नंबर पर त्रिपुरा। तो केरल में सबसे ज़्यादा फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो देखने को मिलता है हमको। इसके बाद हम न्यूनतम फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें, लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो बिहार आता है पहले नंबर पर 51.50% वहाँ पर लिटरेसी रेट है, फीमेल लिटरेसी रेट।
सेकंड नंबर पर आता है राजस्थान, तीसरे नंबर पर झारखंड, चौथे नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर एंड पांचवें नंबर पर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी वाइज भी डिस्कस कर लिया लिटरेसी रेट को मेल एंड फीमेल को लेकर। आगे हम बात करते हैं स्टेट एंड यूटीज को लेकर पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सभी यूटीज को लेकर। तो यूनियन टेरिटरीज में बात करें, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हमको देखने को मिलती है दिल्ली में, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में वहां पर 11,320 लोग रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। सेकेंड नंबर पर चंडीगढ़ आता है जहां पर 9,258 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर पुदुचेरी, फोर्थ नंबर पर दमन एंड दीव एंड पांचवें नंबर पर आता है लक्षद्वीप। वहीं अगर हम स्टेट की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है बिहार जहां पर 1,106 लोग प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। पॉपुलेशन डेंसिटी के लेकर हम बात कर रहे हैं स्टेट में, है ना, तो पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर 1,028 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर वहां पर रहते हैं। एंड थर्ड नंबर पर आता है केरल 880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्लियर। अब हम बात करते हैं न्यूनतम पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पर हम मिक्स से डिस्कस कर रहे हैं, स्टेट एंड यूटीज को मिक्स कर लिया हमने। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले नंबर पर आता है। वहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर सिर्फ 17 लोग रहते हैं, 17 व्यक्ति, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। सेकंड नंबर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जहां पर 46 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर मिजोरम जहां पर 52 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। चौथे नंबर पर सिक्किम आता है और पांचवें नंबर पर आता है नागालैंड। ठीक है, तो ये हमने पॉपुलेशन डेंसिटी को लेकर डिस्कस किया स्टेट एंड यूटीज में। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या पॉपुलेशन जो है वो किस स्टेट एंड यूटी में है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जो पॉपुलेशन वाले स्टेट हैं वो है, देखिए पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या है वहां पर 16.49%। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.5% लोग जो है वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र का नंबर आता है, 9.28% लोग जो है ओवरऑल पॉपुलेशन का महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं। तीसरे नंबर पर बिहार आता है 8.58%। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है दिल्ली में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूटीज में कहां पर है, दिल्ली में। अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वाले स्टेट एंड यूटी की बात करें तो सिक्किम पहले नंबर पर आता है जहां पर 0.05% जो है वो जनसंख्या निवास करती है देश की, तो बहुत ही कम पॉपुलेशन है सिक्किम में। इसके बाद में मिजोरम का नंबर आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है और फिर आता है गोवा का नंबर। यूनियन टेरिटरीज में बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला देखिए यूनियन टेरिटरी कौन सी है, लक्षद्वीप है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, बहुत ही सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, बट बार बार रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की, अनुसूचित जाति की। तो इनकी जनसंख्या और वृद्धि दर को डिस्कस करते हैं। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो भारत में एक सामाजिक समूह है जिसकी जनसंख्या समय के साथ बढ़ी है। स्वतंत्रता के समय फ्रीडम के टाइम पे 1947 में अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या 5.17 करोड़ थी, लगभग 5 करोड़ के आसपास। 1991 की जो जनगणना हुई थी उसमें शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या कितनी हो गई थी, 13.82 करोड़, लगभग 14 करोड़ के आसपास। 2001 की जनगणना में जनसंख्या देखने को मिली 16.5 करोड़ के आसपास। वहीं 2011 की जनगणना में शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या कितनी रही, 20.13 करोड़, लगभग 20 करोड़ के आसपास। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या देश में देखिए कुल जनसंख्या का 16.6% है। भारत में जितनी भी जनसंख्या रहती है, पॉपुलेशन है, उसका 16.6% जो है वो शेड्यूल कास्ट है। 2001 से 2011 के बीच शेड्यूल कास्ट की जो दशकीय वृद्धि दर थी, डेकेडल ग्रोथ रेट, वो रही है 20.8%। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। राज्यों के अनुसार अगर हम जातियों का विवरण डिस्कस करें, ठीक है, कास्ट का अगर हम इसका सेग्रीगेशन देखें तो सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट कहां पर रहते हैं, यूपी में रहते हैं। सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है वो मिजोरम में है। कहां पर, मिजोरम में। अब प्रतिशत के आधार पर बात करें तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जो है प्रतिशत में वो पंजाब में रहती है, 31.9%। सबसे कम बात करें हम परसेंटेज के फॉर्म में तो शेड्यूल कास्ट जो है वो मिजोरम में है। इसके अलावा सेक्स रेशियो डिस्कस करें अगर हम अनुसूचित जाति का, तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 945 है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट में। वहीं अगर हम लिटरेसी रेट डिस्कस करें तो कुल साक्षरता दर जो है वो 37.41% है। यहाँ पर अगर हम मेल लिटरेसी रेट देखें तो 49.91% है। वहीं अगर हम फीमेल लिटरेसी रेट देखें, महिला साक्षरता दर, तो वो है 23.76%। एक चीज ध्यान रखिएगा,
कहाँ पर अनुसूचित जातियां जो है शेड्यूल कास्ट वो नहीं पाई जाती हैं? नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और लक्षद्वीप में। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट जो है वो नहीं पाई जाती हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। इसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स की, अनुसूचित जनजाति की। तो इनकी जनसंख्या भी डिस्कस करें। तो अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 10 करोड़ समथिंग जो है वो अनुसूचित जनजाति जो है वो निवास करती है। शेड्यूल ट्राइब्स देश की कुल जनसंख्या का 8.6%। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें शेड्यूल ट्राइब्स वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, जहां पर राज्य की कुल जनसंख्या का ये 21.1% है। सबसे अधिक शेड्यूल ट्राइब्स केंद्र शासित प्रदेश वाइज बात करें तो दादर एंड नगर हवेली में निवास करती हैं। यहाँ पर एसटी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। शेड्यूल ट्राइब्स की राज्यवार स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर उड़ीसा, चौथे नंबर पर राजस्थान और पांचवें नंबर पर गुजरात। तो ये सीक्वेंस दिमाग में रखिएगा आप। परसेंटेज के फॉर्म में अगर हम डिस्कस करें तो लक्षद्वीप पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे नंबर पर नागालैंड और चौथे नंबर पर मेघालय। अगर हम शेड्यूल ट्राइब्स के सेक्स रेशियो की बात करें, लिंगानुपात की बात करें तो 2001 में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 978 थी। वहीं 2011 की जनगणना में ये 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी हो गई है? 990 हो गई है। तो 2011 की जनगणना में ये देखा गया है कि 2001 के कंपैरिजन में यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स के सेक्स रेशियो में वृद्धि दर्ज की गई है। आगे देखिए, शेड्यूल ट्राइब्स में सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात सेक्स रेशियो वाले स्टेट को लेकर बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो देखने को मिलता है गोवा में, है ना। ये हम डिस्कस करें शेड्यूल ट्राइब्स के केस में। तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या है 1046। न्यूनतम लिंगानुपात सेक्स रेशियो की बात करें शेड्यूल ट्राइब्स में तो वो है जम्मू एंड कश्मीर में, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 924। क्लियर। अब हम देखें कि शेड्यूल ट्राइब्स कहां पर भारत में निवास नहीं करती है। तो पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में कोई अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती हैं, मतलब नहीं पाई जाती हैं। तो ये हमने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर अच्छे से डिस्कस किया। 2011 की जनगणना पे बेस्ड ये जो इन्फॉर्मेशन है एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देखिए, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर और इंडिकेटर हम डिस्कस करते हैं। भारत में जो रूरल एरिया है और अर्बन एरिया है वहाँ पर डेकेडल ग्रोथ रेट क्या रही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो फ्रेंड्स, भारत की जो डेकेडल ग्रोथ रेट रही है वो 17.7% रही है। मतलब भारत में 10 वर्षों में जो जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है वो 17.7% दर्ज की गई है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें, रूरल एरिया में, तो डेकेडल ग्रोथ रेट क्या रही है? 12.3% रही है। वहीं अर्बन एरियाज की बात करें, शहरी क्षेत्रों में, तो डेकेडल ग्रोथ रेट क्या रही है? 31.8% रही है। ओके। इसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले स्टेट की बात करें हम तो यूपी आता है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर बिहार आता है, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। अगर हम न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले स्टेट की बात करें, राज्यों की बात करें, उसमें सबसे पहले नंबर पर स्टेट आता है सिक्किम, दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे नंबर पर गोवा, चौथे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। शहरी जनसंख्या वाले अगर हम सर्वाधिक और न्यूनतम स्टेट की बात करें तो अर्बन पॉपुलेशन जो है, शहरी जनसंख्या, वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पर यूपी में और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु में। अगर न्यूनतम डिस्कस करें तो पहले नंबर पर सिक्किम है और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम में शहरी जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है। 2011 की अगर जनगणना के हिसाब से बात करें तो भारत की जनसंख्या का 22% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा मतलब बीपीएल के नीचे पाए जाते हैं। भारत की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो कितनी है? 121 करोड़ है, जिसमें से ग्रामीण जनसंख्या जो है, रूरल पॉपुलेशन, वो कितनी है? 68.8% है। जबकि शहरी जनसंख्या जो है मतलब अर्बन जो पॉपुलेशन है वो 31.16% है। तो ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा, इनका भी सेग्रीगेशन कि कितने लोग गाँव में निवास करते हैं और कितने लोग शहरों में निवास करते हैं। लास्ट में फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट निकाले हैं आप सभी के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड, जिनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ 10 पॉइंट है, इनको भी हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो मनाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको याद करने की एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। देखिए, ये एक मेल है, ये एक फीमेल है, ठीक है। हम पॉपुलेशन डे जो है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल करना। तो ये मेल और ये फीमेल है, इन दोनों को खड़ा करा और समझाया कि जनसंख्या वृद्धि पर हमको कंट्रोल करना है, इसके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाओ। आप दोनों अगर समझदार हो जाओगे तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो रुक जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। तो एक लड़का और एक लड़की को हमने खड़ा किया था, इनको समझाया हमने। तो यहाँ पर क्या देखिए, अंक बनाइए 1 1 बना ना।
तो 11 तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है मनाया जाता है, 11 जुलाई को। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से इसको याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, नई जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी वो 15 फरवरी 2000 में घोषित की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, परिवार नियोजन, जनसंख्या स्थिरीकरण, इन सब पर जोर देना। अगला पॉइंट है, परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो भारत है। 1952 में शुरू किया गया था। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने परिवार नियोजन के लिए एक सरकारी कार्यक्रम जो है शुरू किया था, जिसका लक्ष्य क्या था? जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करना। पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन के अंदर वृद्धि हो रही है, इसको कंट्रोल करना, परिवारों को छोटे और स्वस्थ रखने के लिए जागरूकता फैलाना। ठीक है। नेक्स्ट आता है, फर्स्ट सेंसस कमिश्नर कौन थे? तो पहली जनगणना के जनगणना आयुक्त जो थे वो कौन थे? WC प्लाउडेन थे। भारत की पहली आधिकारिक जनगणना 1872 में की गई थी और इसे आयोजित करने के लिए WC प्लाउडेन को जनगणना आयुक्त नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, मिसिंग वुमेन कॉन्सेप्ट जो है ये किसने दिया है? तो ये किसने दिया है? अमर्त्य सेन ने दिया है। समाज में महिलाओं और लड़कियों के प्रति भेदभाव के कारण उनकी संख्या में हो रही कमी, जैसे कि भ्रूण हत्या, महिलाओं की अनदेखी, इन सब को लेकर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, मिसिंग वुमेन कॉन्सेप्ट, लुप्त होती महिलाओं की अवधारणा। अपने रिसर्च में इन्होंने बताया है कि अगर महिलाओं को वही स्वास्थ्य सेवाएं, न्यूट्रिशन, जीवन की सुविधाएं मिलती हैं जो कि पुरुषों को दी जाती हैं, तो महिलाओं की संख्या जो है वो बढ़ेगी। लेकिन इन सुविधाओं की कमी, भेदभाव के कारण बहुत सारी महिलाएं जो है वो जन्म से पहले या फिर बाद में समाज से लुप्त हो रही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? अमर्त्य सेन ने दिया है। अपनी रिसर्च में इन्होंने ये बताया है। तो ध्यान रखिएगा, मिसिंग वुमेन कॉन्सेप्ट किसने दिया है? अमर्त्य सेन ने दिया है। अगला है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की अवधारणा किसने दी है? तो ये कॉन्सेप्ट दिया है TW शुल्ज ने। यहाँ पर मानव पूंजी निर्माण का मतलब क्या है? लोगों को मूल्यवान संसाधन, रिसोर्सेस के रूप में विकसित करना। जब लोग पढ़े लिखे, स्वस्थ और कुशल होंगे तो वे अच्छे काम करेंगे, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो भी तेज होगी। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की अवधारणा किसने दी है? TW शुल्ज ने दी है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय जनसंख्या कोष, जनसंख्या स्थिरीकरण कोष, जो नेशनल पॉपुलेशन फंड है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 13 फरवरी 2003 को हुई थी। और ये फंड जो है ये जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए बनाई गई जो सरकारी योजनाएं होती है उनको फाइनेंशियली सपोर्ट देता है, ताकि जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उसको रोका जा सके। नेशनल पॉपुलेशन फंड 13 फरवरी 2003 को स्थापित किया गया। परिवार नियोजन में इस्तेमाल किए जाने वाला प्रतीक, सिंबल इन फैमिली प्लानिंग, क्या होता है? लाल रंग का उल्टा त्रिभुज। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस जो ये सिंबल है इसका यूज जो है लोगों को छोटे परिवार के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल गांवों की संख्या कितनी थी? टोटल विलेजेस एज पर 2011 सेंसस, तो कितनी थी? 6,40,930 गांव। देश में जिलों की संख्या कितनी है? टोटल डिस्ट्रिक्ट 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 640। अब खैर संख्या बढ़कर ये लगभग 700 के आसपास हो गई है, बट हम 2011 की बात कर रहे हैं। एग्जाम में आपसे स्पेसिफिक पूछा जाएगा क्वेश्चन, वहां पे लिखा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। इसीलिए हमको ये डेटा जो है थोड़ा दिमाग में रखना पड़ता है। 2011 की जो जनगणना थी उस समय इन्यूमरेटर टीचर जो है, मतलब इसे हिंदी में बोला जाता है प्रगणक शिक्षिका, इसको मास्कट मतलब शुभंकर के रूप में चुना गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों को सही जानकारी देने और सहयोग करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो 2011 की जनगणना जब चल रही थी उस समय, तब उस दौरान शुभंकर मास्कट जो था वो क्या चुना गया था? इन्यूमरेटर टीचर। लास्ट में देखिए कुछ और फैक्ट आपको दिमाग में रखना है। उच्चतम लिंगानुपात वाला जिले की बात करें, मतलब हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाले डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कौन सा है? पुदुचेरी का है माहे। उच्चतम लिंगानुपात वाला शहर की बात करें, सिटी की बात करें तो वो केरल का है कोझिकोड। सबसे कम सेक्स रेशियो वाले डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो है दमन, दमन और दीव का है ये। सबसे कम अगर हम सेक्स रेशियो वाले शहर की बात करें तो वो कौन सा है? वापी, गुजरात का है ये। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके दिमाग में आपको रख के चलना है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये हमने भारत की 15वीं जनगणना 2011 को अच्छे से डिस्कस किया। जो भारत की 16वीं जनगणना है ना, कोविड-19 के कारण काफ़ी बार देखिए स्थगित हो चुकी हैं। अगर हम भारत की 16वीं जनगणना के रिजल्ट की बात करें तो ये रिजल्ट हमको देखने को मिल सकता है 2026 के आसपास, बट तब तक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो 2011 के डेटा के अनुसार ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब तक कि 16वीं जनगणना के रिजल्ट हमको नहीं मिल जाते हैं तब तक हमको 15वीं जनगणना के रिजल्ट को लेकर ही चलना है। एग्जाम में 15वीं जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। ओके, अब लेते हैं कुछ क्वेश्चन कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य भारत की किस जनगणना का, सेंसस का
नारा था। तो स्लोगन था 2011 का। ये भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, सेक्स रेशियो से संबंधित भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़े, राज्य और यहाँ पर हमको सेक्स रेशियो बता रखा है। तो देखते हैं। हमको ये जरूर पता है कि देखिए, अगर स्टेट टू यूटी की बात कर रहे हैं हम, तो केरल पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर पुदुचेरी, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर देखेंगे आप अंकों में, तो सबसे ज़्यादा आपको 1084 दिख रहा है, सेकंड नंबर पर 1037 दिख रहा है। तो ये तो हमको क्लियर हो गया कि पहले नंबर का बी हो गया और दूसरे नंबर का हो गया ए। तो पहले का बी, दूसरे का ए, तो बी या फिर सी में से एक सही आंसर है। दिल्ली की बात हो रही है और हरियाणा की बात हो रही है। तो दिल्ली में यहाँ पर फ्रेंड्स जो सेक्स रेशियो है वो 879 है। इसके बाद बचा हुआ हरियाणा में 868। तो यहाँ पर सी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछे जाने लगे हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो कितनी है? 382 है। 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। 2001 में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी? 324 थी। 2011 में कितनी हो गई है? 382 हो गई है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बना लिए होंगे। और भी क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट वाले सेक्शन में दे रखे हैं। बस आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं ना उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। बस अच्छे से टॉपिक को पढ़ लिया आपने, अब टेस्ट लगाइए, बार बार टेस्ट लगाइए। क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मेहनत करते रहिए फ्रेंड्स, 100% आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।